हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत जाके सब्सक्राइब करिए, ताकि पेट एग्जाम में आप दूसरों से एक कदम आगे रहें और अपडेटेड रहें। तो आज आपको ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे। तो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व के मीठे पानी का कितना प्रतिशत हिमनद बर्फ में रूप में जमा हुआ है? 50%, 10%, 70% या 30%? तो इसका सही उत्तर होगा 70%। यहाँ पे याद रखना किस बारे में बात की जा रही है, मीठे पानी की। आपके पूरे अगर देखा जाए सब पूरे पानी की, यानी कि मीठे खारे पानी की बात की जाए तो पूरा पानी है, तो इसमें से आपका 97% जो वाटर है खारे पानी के रूप में है, जो कि आपके कहाँ महासागरों और समुद्रों में पाया जाता है, और कुछ खारे पानी की झीलें भी पाई जाती है। और 3% ही वाटर जो धरती का है वो फ्रेश वाटर में है, जिसमें हम लोग यूज भी करते हैं। और ये कहाँ पे 3% है? आपका जो ग्राउंड वाटर है, प्लस आपकी जो झीलें हैं, जो लेक्स पाई जाती हैं इसके अंदर, साथ ही आपका जो रिवर्स पाई जाती हैं इनमें पाया जाता है। यही 3% जो है, इसमें से भी 2% जो है वो कहाँ पे है? वो आपके जो ये आप देख रहे हैं हिमनद यानी बर्फ़ में जमा हुआ है। ठीक है, बर्फ़ के रूप में जमा हुआ, यानी कि 1% वाटर का ही हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं और यूज कर रहे हैं, इसलिए पानी की समस्या कही जाती है ढेर सारी। आइए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। पृथ्वी की अनुमानित परिधि है 13,000 किलोमीटर, 20,000 किलोमीटर, 25,000 किलोमीटर या 30,000 किलोमीटर? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, यानी कि 25,000 किलोमीटर। पृथ्वी की अनुमानित परिधि कितनी होगी? 25,000 किलोमीटर। आइए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। जब भी हम इसको देखेंगे पोल्स की तरफ से, तो पोल्स की तरफ से थोड़ी सी क्या हो जाती है, अगर देखा जाए तो थोड़ी सी शॉर्ट फॉर्म में हो जाती है। ठीक है, थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में, लेकिन लगभग अगर अनुमानित की जाएगी तो कितना है? 25,000 किलोमीटर के आसपास। मरुस्थलीकरण की जांच किसके द्वारा की जा सकती है? गुल्लियों को बंद करना, अधिक चराई की जांच, समोच्च जुताई या आश्रय बेल्ट बनाना? इसमें से मरुस्थलीकरण की जांच किस आधार पर की जा सकती है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही होगा अधिक चराई की जांच करके। अधिक चराई की जांच करके मरुस्थलीकरण की जांच की जा सकती है, जिसमें देखा जा सकता है कि भाई अगर अधिक चराई हो रही है तो मरुस्थलीकरण भी होने के चांसेस जितने होते हैं बढ़ते चले जाते हैं। इसीलिए इसकी चालू करा के, इसको अधिक चराई की जांच करा के क्या मरुस्थलीकरण की जांच की जा सकती है। दोस्तों इसके साथ आपको बता दें, अनअकैडमी द्वारा सितंबर एक्सटेंशन ऑफर चलाया जा रहा है, जो कि आपका यूपीएससी सब्सक्रिप्शन के लिए चलाया जा रहा है। इसमें अगर आप 12 महीने का प्लान लेते हैं तो आपको 1 महीने तक का प्लान फ्री दिया जाएगा। उसी तरह अगर आप 24 महीने के लिए प्लान लेते हैं तो आपको सीएससी एश्योर दिया जाएगा, और 18 महीने का प्लान लेते हैं तो आपको 4 महीने का प्लान बिल्कुल फ्री दिया जाएगा, और 36 महीने के प्लान पर आपको सीएससी एश्योर दिया जाएगा। और ये ऑफर आपका 23 सितंबर तक के लिए वैलिड है, तो आप इसका फ़ायदा जरूर उठा लें। ये आपका प्लस जीएस प्लस कॉम्बो, आइकॉनिक जीएस और आइकॉनिक कॉम्बो के लिए वैलिड है। जब आप यही प्लान लेंगे तभी आपको ये ऑफर मिलेगा। इस ऑफर की आखिरी डेट 23 सितंबर है, तो आप इससे पहले इसका फ़ायदा जरूर उठा लें। इसके लिए आपको SR अड्डा कूपन कोड यूज करना होगा, SRADDA। और इसके साथ ही बता दें, अनअकैडमी द्वारा यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम्स के नए बैच स्टार्ट कर दिए गए हैं। 2024 यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम्स की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी का 2 ईयर मिशन बैच ज्वाइन कर लें, जो कि बाइलिंगुअल होगा, दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है, जो कि आपका अभी स्टार्ट होने वाला है। उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया और कमेंट में पिन कर दिया। आप उस लिंक पे क्लिक करके SR अड्डा कूपन कोड यूज करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इस समय अभी आपको डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप मैक्सिमम डिस्काउंट चाहते हैं तो आप SR अड्डा कूपन कोड यूज करें। इसके साथ ही यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम्स मेंस 2023 की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है अनअकैडमी द्वारा। ये टेस्ट सीरीज केवल आपको 14,990 रुपए में मिलेंगी, जिसमें आपके 30 टेस्ट होंगे, सेक्शनल और फुल लेंथ तथा ऐसे के टेस्ट होंगे, सुपीरियर मॉडल आंसर्स होंगे। इसके अलावा कस्टमाइज फीडबैक और एवल्यूशन होगा, और लाइव एनालिसिस सेशन भी कराए जाएंगे। तो आपके लिए सबसे अच्छा मौका है। और अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अनअकैडमी द्वारा तुरंत लोन दिया जाएगा आपको 0% EMI पे। 2 घंटे में आपको अप्रूवल मिल जाएगा कम से कम पेपर वर्क में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और इससे रिलेटेड कोई जानकारी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। समुद्र में तैरते हुए एक हिमखंड में उसके द्रव्यमान के 10 भागों में से पानी की सतह से कितना भाग ऊपर दिखता रहता है? 1 भाग दिखता है, 2 भाग दिखता है, 4 भाग दिखता है या 6 भाग दिखता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 1 भाग दिखता है। आपका अगर एक तो नॉर्मली अगर देखा जाए कि कितना होगा, तो इसके क्यों दिखता है कि प्योर आइस की जब बात करेंगे, एक्चुअली दिखता क्यों है? इसलिए दिखता है कि 10 भागों में से 1 भाग इतना ऊपर दिखता है कि आपका 90% जो भाग रहता है वो कहाँ रहता है?
वो सतह के नीचे पाया जाता है, समुद्र के नीचे गलता है। और 1% जो भाग होता है ऊपर दिखाई पड़ता है 99% को छोड़ के, क्योंकि ना हल्का सा ही ऊपर दिखता है। और बहुत बार इसी वजह से क्या होता है, समंदर में बड़ी दुर्घटना भी घटित हो जाती है, क्योंकि पता नहीं चलता है कि यहाँ पे हिमखंड है या हिमखंड समंदर के अंदर है। एक बहुत बड़ी दुर्घटना आप टाइटैनिक के रूप में अगर जानते होंगे, तो इसी वजह से एक बड़ी दुर्घटना घटित हुई थी। एक दिन जोड़ा जाता है जब कोई पार करता है भूमध्य रेखा दक्षिण से उत्तर की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर 180 डिग्री देशांतर में, भूमध्य रेखा उत्तर से दक्षिण की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर 180 डिग्री देशांतर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। भूमध्य रेखा जब दक्षिण से उत्तर की ओर जाता है तो एक दिन क्या करा जाता है, जो भी वो पार करेगा उसको, भूमध्य रेखा को दक्षिण से उत्तर की ओर, तो उसमें एक दिन प्लस कर दिया जाता है। मान लीजिए अगर आप 11 को पार किएंगे तो आपका वहाँ पे क्या जोड़ा जाएगा, 12 दिन, यानी +1 कर दिया जाता है। चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच कब आ जाता है? चंद्रमा चंद्र ग्रहण के समय, सूर्य ग्रहण के समय, नक्षत्र दिवस पे या पूर्णिमा के दिन कब आ जाता है चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सूर्य ग्रहण। ठीक है, सूर्य ग्रहण के समय क्या हो जाता है? सूर्य ग्रहण, चंद्रमा पृथ्वी, जैसे कि मान लीजिए कि ए आपका सन है और ए आपका चंद्रमा है और ए आपका अर्थ है। इसमें क्या होता है, बीच में आ गया आपका मून, आपका अर्थ, और ये आपका सन, ये बीच में आ जाता है, जिससे क्या होता है, धरती पर सूर्य का प्रकाश पूर्णतः नहीं पड़ता है, पूर्णतः नहीं पड़ता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कह देते हैं सूर्य ग्रहण, कि सूर्य का प्रकाश नहीं मिल रहा है इसलिए सूर्य को ग्रहण लग गया है। किसी स्थान का अक्षांश उसकी कोणीय दूरी के संबंध में व्यक्त किया जाता है भूमध्य रेखा से, दक्षिणी ध्रुव से, पृथ्वी की धुरी से या उत्तरी ध्रुव से। कहाँ से व्यक्त किया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि भूमध्य रेखा से। कभी भी काउंटिंग अगर की जाएगी, ठीक है, तो काउंटिंग कहाँ से होगा? जबकि ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट जो होता है स्पेसिफिक नॉर्थ और साउथ पोजीशन पे अगर आपको पॉइंट करना है तो कहाँ से करेंगे आप? भूमध्य रेखा से ही नॉर्थ और साउथ पोजीशन पे काउंट करेंगे। कोणीय दूरी यहीं से आपके भूमध्य रेखा से ही निकाली जाएगी। हैंगिंग वैली में बहुत आम है ऊंचे पहाड़, उप आर्कटिक क्षेत्र, हिमाच्छादित क्षेत्र या तटीय बेल्ट। हैंगिंग वैली एक स्थान है जहाँ पे क्या कॉमनली पाया जाता है, पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा हिमाच्छादित क्षेत्र। हैंगिंग वैली में सबसे ज़्यादा क्या बर्फीले क्षेत्र, जो कि ज़्यादातर बर्फ़ से ढके, हिमाच्छादित का मतलब बर्फ़ से ढके हुए क्षेत्र पाए जाते हैं। हैंगिंग वैली में क्या होता है, बर्फ़ से ढके हुए क्षेत्र काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। और हैंगिंग वैली की खास बात क्या है? हैंगिंग वैली की खास बात ये है कि यू शेप्ड स्ट्रक्चर मिलता है, यू शेप्ड स्ट्रक्चर मिलता है। ये क्या है कि ये बर्फ़ जो पिघलते हुए नीचे एक वैली में आती जाती है, तो धीरे धीरे ऐसे पार्ट में क्या होता है, बर्फ़ क्या करती है, धीरे धीरे बीच के पार्ट को दबा के कट करते चली जाती है। इससे बीच में क्या होता है, बीच में तो गड्ढा हो जाता है और साइड बर्फ़ की एक दीवार खड़ी हो जाती है, यानी कि यू शेप्ड हो जाता है, यू शेप्ड स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। इसी को बोलते हैं हम हैंगिंग वैली। डेंड्रेटिक शब्द संबंधित है हवा से, तरंगों से, नदियों से या हिमनद से। डेंड्रेटिक शब्द किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा नदियों से। डेंड्रेटिक का मतलब क्या होता है? डेंड्रेटिक का सिंपल सा मतलब होगा कि ड्रेनेज पैटर्न का पार्ट है, यानी कि नदी कैसे बहेगी या नदी का स्वरूप कैसा होगा, एक ड्रेनेज पैटर्न का पार्ट, नदी का स्वरूप किस तरह से होगा उसका एक स्वरूप है। तो डेंड्रिक का मतलब क्या होता है? डेंड्रिक का बहुत सिंपल मतलब होता है डेंड्रम, यानी कि डेंड्रम का मतलब क्या होता है, एक्चुअली ये लैटिन वर्ड है डेंड्रम। डेंड्रम का मतलब क्या होता है? डेंड्रम का मतलब होता है वृक्ष, यानी कि पेड़। तो जब आपकी कोई नदी ऐसे निकल रही है और वृक्षाकार में ऐसे ऐसे फॉर्मेशन करते चली जा रही है, ठीक है, इसी को हम क्या कर देते हैं, इसी को हम डेंड्रिक पैटर्न कर देते हैं, यानी कि वृक्षाकार में नदी का स्वरूप है, वृक्षाकार में नदी का स्वरूप है। जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे कहा जाता है, जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर, एफेलियन कहता है, पेरिहेलियन कहा जाता है, विषुव कहा जाता है या नक्षत्र कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा, इसको बोलते हैं एपीहीलियन। एक्चुअली एफे नहीं है, एपीहीलियन है, एपीहीलियन है, ठीक है। जब पृथ्वी सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर होती है तो इसको बोलते एपीहीलियन। और जब सबसे नज़दीक होगी, अगर पूछा जाए पृथ्वी सूर्य से सबसे नज़दीक होगी, अगर नज़दीक की बात की जाए पृथ्वी और सूर्य की, तो क्या कहा जाएगा? ये तो दूरी की बात हो गई। नज़दीकी की जब बात की जाएगी तो नज़दीकी क्या होगी? नज़दीकी होती है पेरिहीलियन। पेरिहीलियन कंडीशन को क्या कहते हैं? नज़दीक कहा जाता है।
भूकंप की तीव्रता मापने वाला पैमाना कहलाता है वर्नियर स्केल, रिक्टर स्केल, ब्यूफोर्ट स्केल या विकर्ण पैमाना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? रिक्टर स्केल। हम रिक्टर स्केल से ही नापते हैं कि कितना है, इसके रिक्टर कितने हैं, 8.7 या 9.6 या 5.4। यहाँ पे 1 to 10 की गिनती होती है, इसी से हम 1 to 10 की गिनती से क्या नापते हैं? भूकंप की तीव्रता। पृथ्वी पर प्रयोग करने योग्य जल का मुख्य स्रोत है महासागर, नदियाँ, भूमिगत जल या वर्षा का जल। हम कौन सा जल सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं अगर ईमानदारी से देखा जाए तो इसका सही उत्तर क्या होगा? हम सबसे ज़्यादा भूमिगत जल, अंडर वाटर, ग्राउंड वाटर जो पाया जाता है ना, ग्राउंड वाटर का यानी भूमिगत जल ही सबसे ज़्यादा हम प्रयोग करते हैं। और ये भी टोटल वाटर का कितना है? लगभग 1% के आसपास है जो फ्रेश वाटर पाए जाते हैं। बाकी ज़्यादा क्या हुआ आपके 97% क्या पाया जाता है? खारा पानी ही पाया जाता है, अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, तो फ्रेश वाटर का बहुत कम मात्रा जो भूमिगत जल पाया जाता है वही सबसे ज़्यादा पीने योग्य पानी या अन्य कामों के लिए उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में स्थित है? लूनी है, चंबल है, सोन है या ताप्ती है? भ्रंश घाटी में कौन सी नदी स्थित है पूछ रहे हैं, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 ताप्ती रिवर। नर्मदा और ताप्ती ये दो ऐसी नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो कि कैसे भ्रंश घाटी, भ्रंश घाटी का मतलब क्या होता है? यानी उत्कात भूमियाँ जो पाई जाती हैं जिनका एक्चुअली ना जो सरफेस है, ठीक है, जो सरफेस है उनमें किसी भी तरह का कोई गाद नहीं पाया जाता, ना मिट्टी ना कुछ ऐसे, जिससे क्या बनता है? हमने देखा है कि यहाँ पे अगर गाद नहीं पाया जाता है इससे क्या बनता है? ज्वार नदमुख बनता है, ज्वार नदमुख पाया जाता है। कहाँ पे गिरती हैं? खंबात की खाड़ी में गिरती हैं दोनों की दोनों नदियाँ, और ये दोनों की दोनों भ्रंश घाटी से होके प्रवाहित होती हैं, खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। इस्थमस से क्या तात्पर्य है? नदी का वह मुहाना जहां वह समुद्र में मिल जाती है, दो भूमि द्रव्यमानों को विभाजित करने वाली पानी की संकीर्ण पट्टी, दो महासागरों को विभाजित करने वाली भूमि की संकीर्ण पट्टी या भूमि के दो बड़े क्षेत्रों को जोड़ने वाली भूमि की सक्रिय पट्टी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 दो महासागरों को विभाजित करने वाली भूमि की बहुत छोटी सी पट्टी पाई जाती है, बहुत ही छोटा सा एरिया जो होता है उसी को हम क्या कह देते हैं? उसी को हम कह देते हैं इस्थमस। अब आपका अगर इसको एग्जाम्पल देना है तो हमको मालूम है कि जो नॉर्थ अटलांटिक सी है हमारा, नॉर्थ अटलांटिक सी और पैसिफिक ओशियन जो है, ठीक है, अगर देखा जाए तो पनामा की है, पनामा वाला जो एरिया है, पनामा वाला एरिया इससे जुड़ा हुआ है और इसमें बहुत ही छोटी सी पट्टी पाई जाती है भूमि की जो दो महासागरों को आपस में जोड़ती है। ठीक है, ये आप सुएज कनाल और भूमध्य सागर के बीच में भी देख सकते हैं। ऊपरी घाटी के किनारों पर पाए जाने वाले प्राकृतिक तटबंधों के रूप में जाना जाता है उच्च बैंक को, लेवेस को, बांध को या रिज को। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा लेवेस। लेवेस क्या होती है? एक तरह से रिज बनाती है, आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर का फॉर्म करती है, ठीक है, जो कि वॉल को फिल करने का काम करता है, जो कि एक दीवार को फिल करने का काम करता है, आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर और ऊपरी घाटियों पे। ठीक है, और ये क्या करता है? ये रेगुलेट करता है वाटर लेवल को। जो आपका वाटर लेवल पाया जाता है इसको क्या करता है? वाटर लेवल को ये रेगुलेट करने की कोशिश करता है, वाटर लेवल जो पाया जाता है उसको रेगुलेट करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये प्राकृतिक तटबंधों के ऊपर पाया जाता है, तटबंधों के रूप में पाया जाता है, लेवेस बोलते हैं उसको। ठीक है, तो आज के प्रश्न हमारे यहीं समाप्त होते हैं। कल आपको नए प्रश्नों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे